बेटे। Hey, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, घर पे होगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ। मैं आपका प्यारा प्रयाग आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने शो सीखते हैं के तीसरे एपिसोड में। श्रीमती सुनीति केशरवानी यह पिछले 14 वर्ष से पतंजलि योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। साथ ही यह एक शिक्षिका और कवित्री हैं। इनका जन्म 28 नवंबर 1985 में उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुरेंद्र राम केशरवानी है और आपकी माता श्रीमती यमोत्री देवी। आपकी कलाएं सराहनीय हैं, जैसे आप कविता, कहानी, निबंध एवं भाषण लेखन करती हैं तथा आप क्राफ्ट वर्क और पेंटिंग में भी रुचि रखती हैं। आपकी डिग्रियां बीए, एमए, बीएड, इनकी कुल 13 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 2 साझा काव्य संग्रह हैं। उनके नाम मजदूर और कोरोना से 2-2 हाथ है। इन्हें अखिल भारतीय युवा वैश्य एकता परिषद द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से मेधावी प्रतिभा सम्मान प्राप्त हुआ है। मैम, आपको प्रणाम है। नमस्कार। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं श्रीमती सुनीति केशरवानी। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो सीखते हैं के तीसरे एपिसोड में। सभी को सादर नमस्कार। और जैसा कि बेटे ने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया है अपने चैनल पर, और आप सभी का मैं आभार करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो अपने काम में खूब आगे बढ़ें और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म दें और इंट्रोड्यूस करवाएं और लोगों से भी, ताकि लोग उनके बारे में जानें और मार्गदर्शन अपना ले सकें। थैंक यू मैम, आप आए मेरे चैनल पे, मेरे शो सीखते हैं पे। मैम, हम अपने प्रश्नों की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। पहली चीज कि आप साहित्य में कब आई? ऐसा कोई टाइम फिक्स्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन बचपन से लिखती थी, शौक था। 6th क्लास में ही मैंने पहली पोएम अपनी लिखी थी। तो वो पूरी एक कॉपी भर के लिखी थी और वो ऐसे ही कहीं रख दी और वो खो गई थी। तो उसके बाद मैं इतना रोई उसके बाद मैंने पोएम लिखना बिल्कुल लगभग बंद कर दिया था, पढ़ाई में अपने बिजी हो गई। उसके बाद फिर 12th स्टैंडर्ड पे जब मैं पहुंची तो कलेक्शन में फिर करने लगी थी और एक डायरी मेरी फिर से प्रिपेयर होने लगी थी। तो वो डायरी में ही रहती थी और अपने दोस्तों को अक्सर मैं सुनाती थी, या ऐसे कंपटीशन और स्पीच और डिबेट वगैरह में जाती थी स्कूल कॉलेजेस में। तो यहीं तक सीमित था। और हाँ, तो यहीं तक सीमित था मेरा, मतलब रिटन कंपटीशन और स्पीच डिबेट वगैरह स्कूल लेवल तक, और फिर इंटर स्कूल लेवल, ऐसे कंपटीशन काफी मैंने किए। तो लेकिन जो साहित्य के क्षेत्र में जब मैं एंट्री की मैंने, तो ये लॉकडाउन के 1 साल पहले से। अच्छा। उसके 1 साल पहले, 1-2 साल पहले से, मतलब मैं इसके बारे में स्कोप ढूंढती रहती थी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी मेरा जाना आना शुरू हुआ और वहां से फिर मैं कई संस्थाओं से धीरे धीरे जुड़ती गई और फिर लॉकडाउन में इसे और मतलब फ्लो मिल गया। ओके। तो लॉकडाउन में मतलब आपने फिर साहित्य में तेजी हुई आपके साहित्य में। हाँ। हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब एक महिला साहित्यकार साहित्य में उतरती है तो वह किन मुद्दे पे लिखना ज्यादा पसंद करती है? अब ऐसा महिलाओं के बारे में तो कुछ सर्टेन नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबकी अपनी भी चॉइस होती है लिखने की, और अपना मेंटल लेवल, इंटरेस्ट और सभी कुछ मैटर करता है। और सबसे मेन बात है कि जो भी लिखें या जो भी लिखते हैं लोग, वो समाज को सोशल मैसेज देने वाला होना चाहिए और समाज के लिए लाभकारी हो, समाज के लिए लाभकारी हो और कोई ना कोई दिशा दे। क्योंकि केवल लिखना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, और
समाज को दिशा देने वाला हो। और मेरा मतलब मानना ये है कि जो भी लिखे वो समाज की बुराइयों पर कटाक्ष करते हुए होना चाहिए, और समाज की समस्याएं हैं उनका निदान हमारे लेखन में जरूर हो, और जो लोगों को एक दिशा दे सके। तो वैसे महिलाओं की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसपे ज्यादातर महिलाएं जरूर लिखती हैं, और महिलाओं से जुड़ी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। आज भी काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर महिलाएं बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो ये फील्ड तो मतलब महिला होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग कुछ कार्य करते रहें। और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा, एजुकेशन, बहुत से फील्ड हैं जिनके बारे में अच्छे से लिखा जा सकता है। अगले एक प्रश्न की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे मैम। हम जाने हैं कि आप 14 वर्ष से पतंजलि संस्थान में आप योगा की हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक व्यक्ति है जो योगा शुरू करना चाहता है या फिर काफी समय बाद फिर से योग शुरू कर रहा है, तो उसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि उसके मतलब वो जब योगा शुरू करे तो उसके मसल्स क्रैम्प ना हो या उसे आसानी हो योगा करने में। ऐसे हाँ, कौन से ये तो आसनास हो सकते हैं? हाँ, ये किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टार्टिंग जैसे योगा फिर से आप करना चाहते हैं, तो काफ़ी समय से आपने वर्कआउट नहीं किया होता है, तो बॉडी को धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ती है, तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत थोड़े से करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में हमारा शरीर एडजस्टेबल हो जाता है। तो मोस्टली स्टार्टिंग जो करें तो कम से कम किसी भी प्राणायाम या आसन को 3 बार या 5 बार की ही लिमिट में करना चाहिए। तो जैसे अच्छा। हाँ, कोई प्राणायाम या उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस एक्शन को 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे टाइम वर्कआउट का बढ़ा सकते हैं, उसे 3 से फिर 5 बार करने लग जाएँ। फिर उससे और दिन बीतने के बाद लगभग 1 वीक के बाद हम उसे और बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन, फिर अपनी क्षमता अनुसार, और लगभग 20 मिनट, आधा घंटा, या फिर बहुत प्रैक्टिस के बाद 1 घंटा कर सकते हैं। हाँ, मतलब और शुरुआत धीमे से, उसके बाद फिर हुँ, धीरे-धीरे अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं जी, हाँ, बिल्कुल। और ये सब ताकि बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए योगा में कि शांत माहौल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। प्राकृतिक वातावरण में बाहर जाकर या खुली हवा में करना चाहिए। बंद कमरे में बाहर अच्छा की अच्छा। एयर ना आए तो वहाँ वो उतना फ़ायदा नहीं करता है। और प्राणायाम के समय जैसे साँस के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बेनिफिट हो देगा। अन्यथा अगर अच्छा साँस के उतार-चढ़ाव की जानकारी ना हो और टीवी में देखकर लोग ज़्यादातर करने लग जाते हैं। तो अच्छा। उससे जो है उस तरह की उस तरह का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए पहले उसका संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरीके से करना है, और साँस के उतार-चढ़ाव का कैसे ध्यान रखना है, उसका सही तरीके को पहले सीखें, फिर करना चाहिए। अच्छा। फिर इन दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर आपस में तेज़ी से घर्षण करते हुए इस ऊर्जा को, ऊष्मा को चेहरे पर ऐसे लगाने से मुख का तेज अच्छा। बहुत बढ़ता है, और इसे ऐसे गले पर भी ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह प्राणायाम और योग को करने के सही तरीके को जानना और उसे फॉलो करना और करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, नहीं तो फिर गलत तरीके से करेंगे तो हमारी जो उसका ऊर्जा है उतना वो अच्छा, गलत रूप हाँ, में हो जाएंगी, असर हाँ। नहीं पड़ेगा उसका। धन्यवाद मैम, आपसे योगा के बारे में जान करके काफी हमको आनंद आया और सीखने को मिला है। और हाँ, योग आसन मैं में एक बात और बताना चाहूँगी कि योग आसन में बिल्कुल बिल्कुल। आसन को बिछा कर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितनी ऊर्जा हमारे शरीर में हमने एब्ज़ॉर्ब की है, वो भूमि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि भूमि में चली अच्छा जाती है। तो ये बहुत अच्छा। ध्यान अच्छा, रखना है, जब भी योगा करें तो आसन हम ज़रूर बिछाएँ। बिना आसन आसन या के फिर योगा मैट हाँ, योगा ओके मैट बिल्कुल। यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो बहुत से लोग पार्क में ज़मीन पर ही बैठकर करने लगते हैं योगा वगैरह, तो ये हम्म। हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्या बताइए। अच्छा अच्छा।
मैम अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहेंगे। आप क्राफ्टिंग और पेंटिंग में रुचि रखती हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक मनुष्य के जीवन में क्राफ्ट या क्रिएटिविटी कितनी मायने रखती है, कितना लाभदायक होती है, और पारिवारिक जीवन में उसकी क्या योगदान है, लाभ है? बहुत अच्छा किस क्वेश्चन है प्रकार? आपका। और धन्यवाद। रचनात्मकता और क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और घर को सजाने, घर को बनाने और खुद को सुसज्जित करना, घर को अच्छे से रखना, मैनेज करना, इन सब में हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को अगर हम इन्वॉल्व करके अपने जीवन को जीते जाते हैं तो ये और मतलब आनंददायक होता है और लोगों को खुश इससे रखा जा सकता है। और अच्छा रचनात्मकता का अच्छा। उपयोग करते हुए हम किसी भी कार्य को जीवन के करते हैं तो वो हमारे मन को अच्छी लगती है सुन, और हमें खुशी प्रदान करती है, जिससे मन खुश रहता है। और जब मन स्वस्थ रहेगा तो हम हर कार्य को अपनी नई ऊर्जा के साथ करते हैं, अच्छे रूप में हम उसे कर सकते हैं किसी कार्य को। और सृजनात्मकता तो एक पॉजिटिव। ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने में हमें प्रेरित करता है और सभी को अच्छी लगती है। कोई भी नई पॉजिटिविटी चीज, लाता है। हाँ, कोई भी नई चीज डेवलप करती है, अगर हमारी अंदर क्रिएटिविटी है तो हम नए नए खोज करते हैं, नई चीजों को बनाते हैं, तो वो लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है, लोग उससे कुछ भी सीखते हैं नया करने का। तो बिना क्रिएटिविटी के तो कोई चीज की खोज करना या उसे डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। मैम, हमारे दर्शक बहुत वक्त से, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी कविता का, आपकी रचना का। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक कोई रचना हमारे दर्शकों को साझा करें, हमारे दर्शकों से। बाबा बसंत आया, आजकल बसंत का मौसम आने वाला है, तो मैंने अपने पिताजी के बगैर जब बसंत मनाया था तब मैंने ये रचना लिखी थी। तो मेरी रचना का नाम है बाबा बसंत अच्छा आया। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वागत है। बाबा बसंत आया लगता है कितना अच्छा, तुम बिन तो इस जहां में लगता न कोई सच्चा। कोयल सा मैं गाती हूँ, बागों में भी जाती हूँ, तुम बिन न चली एक डग अब चलती ही जाती हूँ। ऋतुराज महकता है, दिल भी ये बहकता है, तुम बिन न लगे जी अब मधुमास सुलगता है। खेतों में भी छाई है सरसों की हरियाली, तुम बिन न करती भोजन अच्छी न लगे थाली। बाबा बसंत आया लगता है कितना अच्छा, तुम बिन तो इस जहां में लगता न कोई सच्चा। बाबा बसंत आया लगता है कितना अच्छा, तुम बिन तो इस जहां में लगता न कोई सच्चा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपकी रचना थी, आपकी कविता थी। अम, बसंत का मौसम सही में बहुत मतलब अपने पिताजी के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देखने में बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। मैम, आपने एमए साइकोलॉजी से किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये साइकोलॉजी वर्ड या साइकोलॉजी सब्जेक्ट किस प्रकार वर्क करता है, क्या इसके महत्व होते हैं, आजकल इसके देखिए बारे में हमें हर, कुछ बताएं। हाँ, आजकल हर क्षेत्र में मनोविज्ञान की इतनी डिमांड हो गई है आजकल, मतलब बहुत ज्यादा इसका हर जगह देखा जा रहा है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षाएं, या बिजनेस सेक्टर हो, उसमें औद्योगिक मनोविज्ञान, कर्मचारियों को कैसे डील करना है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कंपनी रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। हर जगह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हर चीज को सोचा जा रहा है।
और परीक्षाओं में हम्म। भी जो क्वेश्चन और प्रश्न पत्र बनते हैं उनमें मनोवैज्ञानिक ढंग से रीजनिंग जैसे है वो उसी का एक पार्ट है। रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ट्रिक्स, ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलप होती हैं वो चीजें। तो मनोविज्ञान का एरिया अब ज्यादा डेवलप हो रहा है। पहले लोगों की विस्तार थिंकिंग होता जा होती रहा है। थी, पहले लोगों की थिंकिंग नैरो माइंडेड थी। कोई मेंटल प्रॉब्लम भी होती थी तो लोग पहले शो नहीं करते थे कि इसे इस तरह की मानसिक समस्या है, और आज भी काफी संकोच लोग करते हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी भी ये दिक्कतें प्रॉब्लम होती हैं, जैसे नींद नहीं आती या मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, तो ऐसे बच्चों को सही समय पर प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ को बिता सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक चीजों का प्रभाव लेखन पर भी, मेरे भी और लेखकों के भी अ, बहुत ऊपर पड़ता अच्छा है। बढ़ता है। कोई भी हाँ घटना बोलिए। को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर प्रस्तुत किया जाए, कहानी हो या कविता हो, तो वो लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालती है और एक नए पॉइंट ऑफ व्यू को जन्म देती है, नए दृष्टिकोण को विकसित करती है कि हमें इस ढंग से भी किसी चीज को सोचना चाहिए, अपनी विचारधारा को एक नया मोड़ देना चाहिए। सही कहा आपने, सही कहा। या साइकोलॉजी एक तरह से, जैसे हम कविता कोई लिख रहे हैं, अभी आपने बात की थी एक इस विषय पे, जब हम कोई कविता लिखते हैं तो हम्म उसका एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है व्यक्ति पर, जिस हम्म मनोभाव में हम कविता लिख रहे हैं उसका एक असर हम्म पड़ता है साइकोलॉजी पर। जैसे इमोशनल है या हास्य कविता है, या हम्म वो मोटिवेट करता है इंसान को उस प्रकार से। हम्म। तो अलग-अलग भाव हैं जो लोगों को मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एक होता है। जैसे हम किसी चीज को अलग ढंग से थोड़ा समझते हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, सभी में नॉर्मल व्यक्ति एक नॉर्मल तरीके से ही सोचता है, लेकिन कुछ लोगों में जो है अगर वो बातें नॉर्मली नहीं है तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो समाज में एक धारणा बन जाती है ना कि ऐसे लोग मतलब समाज के व्यक्तियों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति सही हमें बात है। उदारवादी सोच सही। रखनी चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। घर के माहौल को भी बदल को कर भी। बच्चों पर मेंटल प्रेशर कम किया जा सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी बच्चों पर प्रेशर ना पड़े, उनके जैसे सुसाइड की घटनाएं आजकल डिप्रेशन स्टूडेंट्स में, हम्म बहुत है। आत्महत्या की घटनाएं ज्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स में ही देखी जा रही हैं। तो ये सब मनोवैज्ञानिक कारण ही है, इनके पीछे होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण ही है कि वो प्रेशर ले लेते हैं, अगर एग्जाम से नहीं निकलते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो हम्म, जाते हैं। और और आजकल आधी ये दुनिया लगभग डिप्रेशन में ही जी रही है। डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। सही जी। बात है, सही कही। इस समय साइकोलॉजी का बहुत जैसे साइकोलॉजी को इस्तेमाल में लेते हुए एक मनुष्य के डिप्रेशन को या मनुष्य की चिंता को, मनुष्य के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अति आवश्यक हो गया है, हाँ, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। बिल्कुल। मैम, अब वक्त समाप्ति की ओर है हमारा, तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश अगर देना चाहती हैं तो हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश। और आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी कार्य करें उसको पूरा मन लगा के करना चाहिए, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। और वह कुछ भी कार्य हो, सभी कार्य में समाज के जरूरतों को और जागरूक करने वाला होना चाहिए। समाज के लोगों को जो जागरूक करे और राष्ट्र के हित में होना चाहिए। कोई भी कार्य, हमारा छोटे छोटे योगदान ही हमारे राष्ट्र को मतलब बढ़ावा देते हैं, हमारे राष्ट्र को उन्नत बनाते हैं। हाँ। तो हम अपने समाज और धन्यवाद। परिवार हाँ। के स्तर से ही अपने समाज और पारिवारिक स्तर से ही छोटे छोटे योगदान कर सकते हैं और छोटे कार्यों का ही महत्व जो है आगे चलकर बड़े कार्यों में सहयोग होता बराबर। है।
जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार अगर हम हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कर्म अच्छे करें तो मतलब पॉजिटिविटी पूरे भारत में या पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगी। बिल्कुल। धन्यवाद मैम, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा, आपसे चर्चा बातचीत कर कर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आज आपके इस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला और ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पे आए, सीखते हैं हम, काफी कुछ आज आपसे जानने को मिला है और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।